गांव में चारों तरफ होली की तैयारियां चल रही थी। लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे थे। बाजार गुलाल, मिठाई और पिचकारियों से सजा हुआ था। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते होली के गीत गा रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक घर ऐसा भी था जहां न रंग थे न खुशियां। कमला अपने बेटे राजू के साथ घर के एक कोने में बैठी थी। उसका पति रमेश 4 साल पहले एक हादसे में गुजर गया था और तब से ही कमला जमींदार के घर खाना बनाने का काम किया करती थी। माँ, इस बार हम होली मनाएंगे ना? मुझे भी रंग लगाना है और मिठाई खानी है। बेटा, होली तो सबके लिए होती है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर इस बार हम थोड़ा और मेहनत कर लें तो अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे, ठीक है? लेकिन माँ, पिछले बार भी आपने यही कहा था और उससे पहले भी। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? कमला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर वह राजू से कहती है, बेटा, तुम अभी स्कूल जाओ, मैं मालकिन से पैसे के बारे में बात करूंगी। कमला का बेटा राजू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। कमला उसे स्कूल भेजकर जमींदार के घर खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाते समय वह सोचती है, अभी तो मैं 10 दिन पहले मालकिन से पैसे मांगे थे। अभी मैं मांगूंगी तो शायद मालकिन गुस्सा करेंगे, पर राजू के लिए रंग और पिचकारी लेना था। एक बार कहकर देखती हूँ, शायद वह पैसे दे दे। फिर कमला किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, होली का त्योहार आ रहा है। राजू रंग और पिचकारी की जिद कर रहा है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं उसके लिए रंग और पिचकारी खरीद देती। अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगने में? अभी मैं तुम्हें 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे, फिर तुम आ गई पैसे मांगने। एक तो तुम काम पर लेट से आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे कमा कर रखती हो। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसा? मैंने अपना काम के पैसे मांग रही हूँ। मालकिन, आप अगले महीने मेरे पगार में से पैसे काट लेना, पर अभी दे दो, क्योंकि होली आ रही है और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ। होली में कुछ नहीं खरीद पा रही हूँ तो क्या मैं इसका ठिका लेकर रखी हूँ? देख कमला, मुझे तुमसे इतनी बहस नहीं करनी है। पैसे समय पर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसे बहुत पड़े हैं। इतने में ही मालकिन का पति मोहन आता है और कहता है, किस बात की बहस चल रही है आपस में? देखो ना जी, एक तो काम पर लेट आती है और महीना से पहले ही पैसा मांगने लगती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि काम वाली लोग को इतना भी माथा पर मत चढ़ाओ, मगर तुम कहाँ सुनोगी मेरा बात। ये कमला, काम वाली होकर तुम मालकिन से बहस करती हो। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। होली का समय है और घर पर पैसा नहीं था, इसलिए मैं पैसा मांग रही थी, अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए। मालिक, उस बच्चे पर रहम करो जो पिता के गुजरने के बाद आज तक होली नहीं खेला हो। होली के समय पर मुझे काम से नहीं निकालिए, कहीं काम नहीं मिलेगा, फिर मेरे घर में होली पर चूल्हा नहीं जुड़ पाएगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर निकालूंगा। कमला के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी जमींदार नहीं माना और कमला को काम पर से निकाल दिया। बड़ी उदास मन से कमला घर जाने लगी। वह इतने परेशान थी कि चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। फिर बड़ी उदास मन से वह जंगल में ही बैठ जाती है। तभी एक साधु बाबा उस जंगल से ही गुजर रहे थे और कमला को उदास देखकर पूछते हैं, बेटी, आजकल जमाना बहुत खराब है, तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आपको क्या ही बताओ बाबा, होली का त्योहार आ रहा है और आपको तो पता ही होगा कि बच्चे होली में कितने मस्ती करते हैं, पर मेरे बच्चे की किस्मत में शायद मस्ती लिखा ही नहीं है। जब भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तब और भी बुरा हो जाता है। मैं जमींदार के घर खाना बनाने का काम किया करती थी, पर जमींदार ने मुझे अब काम से ही निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। देखो बेटा, उदास मत हो, अभी होली के 4 दिन बचे हुए हैं।
तुम दूसरों के घर में काम करती हो, उससे अच्छा तुम अपना कुछ व्यापार करो। जैसे कि अभी होली का समय है, तो रंग और पिचकारी, गुलाल ये सब अभी ज्यादा बिकेंगे। तुम इसी का व्यापार क्यों नहीं कर लेती हो? पर बाबा, यह सब व्यापार करने के लिए पैसा होना जरूरी है और मेरे पास तो अभी खाने के लाले पड़े हैं। मैं व्यापार कैसे कर सकती हूँ? बेटा, तुम कहीं से पैसा उधार ले लो, पर तुम अपना व्यापार करो और खुद का मालिक बन जाओ। बाबा, अगर व्यापार नहीं चला तो मैं उधार के पैसे कहाँ से भरूंगी? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मेरे एक बच्चे हैं, ऐसे में तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। अरे पगली, रिस्क तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो रिस्क नहीं है? जो रिस्क लेता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। और हाँ, तुम देसी नुस्खे से ही रंग और गुलाल को बनाकर बेचना। अगर तुम्हारा व्यापार नहीं चला तो तुम इसी जगह हमसे आकर मिलना। यह सब कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर कमला एक उम्मीद लेकर घर लौटती है और गांव के ठाकुर के यहाँ पैसे लेने पहुंच जाती है, जो गांव वालों को व्यापार के लिए उधार पैसे दिया करता था। ठाकुर साहब, हमें भी पैसे चाहिए। मैं भी अपना एक व्यापार करना चाहती हूँ। अरे तुम औरत जात होकर क्या व्यापार करोगी? तुम लोगों को तो घर का खाना और बर्तन का ही काम शोभा देता है। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हूँ, तभी व्यापार करना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे उधार पर दे दीजिए। जैसे मेरे पास पैसे आने लगेंगे, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। ठीक है, तब तक तुम अपने घर के कागज लाकर मेरे हवाले कर दो। कहीं तुम कर्ज नहीं चुका पाई तो ये घर हमारा हो जाएगा। ठाकुर की यह बात सुनकर कमला का मन डगमगा जाता है। फिर उसे साधु बाबा की बात याद आती है। अरे पगली, रिस्क तो हर कदम पर लेना पड़ता है। क्या तुम यहाँ खड़ी हो तो रिस्क नहीं है? जो रिस्क लेता है जिंदगी में वही आगे बढ़ता है। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। मुझे पैसा दे दीजिए, मैं कागज लाकर आपको दे दूंगी। फिर कमला ठाकुर से 5,000 रुपये उधार लेकर रंग गुलाल बनाने वाले सामान को लेकर घर आ जाती है और अपने घर के नुस्खे से ही रंग और गुलाल को बनाती है। और अगली सुबह ठेले पर रंग गुलाल और पिचकारी लेकर गांव की तरफ निकल जाती है। आओ भाई, आओ बहन, ये कोई बाजार का रंग नहीं, ये है अपने हाथों से बना प्यार भरा गुलाल। ना केमिकल, ना जलन, बस फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। इस तरह से करके कमला पूरे गांव में रंग गुलाल पिचकारी बेचने लगी, लेकिन कोई उसके रंग खरीदने को तैयार नहीं था। लोग उसकी दुकान के पास से निकल जाते और वह मायूस होकर अपने रंगों को देखती रहती। इस गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति कई सालों से रंग बेच रहा था। सब रामलाल के रंग ले रहे थे। उनके रंग चमकदार होने के कारण गांव वालों को बहुत पसंद आ रहा था। इतने में एक गरीब लड़का रामलाल के पास आकर थोड़ी सी रंग मांगता है। रामलाल उसे चिढ़कर वहां से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया और एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। कमला उस बच्चे को देखकर अपने बेटे की याद आ जाती है। वह उस बच्चे के पास जाती है और थोड़े रंग गुलाल उसे ऐसे ही दे देती है। उस बच्चों से उसका घर का पता पूछता है। तब वह बच्चा बताता है कि वह अनाथ है। यह सुनकर कमला को बहुत दया आती है और उस बच्चे को अपने घर चलने को कहती है। रवि उसके घर जाकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे सोने के लिए घर मिला और खेलने के लिए दोस्त। अब तो कमला की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई। कमला चिंता से अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी वहां पर वह साधु बाबा आते हैं, जिन्होंने कमला को व्यापार करने के लिए कहा था। क्या हुआ बेटी, क्या तुम्हारा रंग कोई नहीं खरीद रहा? नहीं बाबा, मेरे गुलाल रंग में कोई चमक नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है और गांव के रामलाल के रंग गुलाल में बहुत चमक है, इसलिए लोग उनके दुकानों में भीड़ लगा रखा है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब देखा हूँ। तुम अपने घर एक अनाथ बच्चे को लेकर आई हो। तुम्हारा दिल कोमल और तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह लो बेटी, इसमें जादुई रंग है। जब तुम अपने रंगों में इसे मिलाओगी तो तुम्हारे रंग सबसे अलग
और खास हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये रंग सिर्फ प्रेम और सच्चाई के लिए बने हैं। लालच या बुरी नीयत से इनका उपयोग किया तो ये अपना प्रभाव खो देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कमला ने बाबा को प्रणाम करके डिबिया पास रख ली। फिर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। फिर रात हो जाती है। कमला ने उस डिबिया के चूर्ण को अपने रंगों में मिला दिया और सो गई। अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंची तो चमत्कार हो गया। उसके रंगों में एक अलग ही चमक थी। वे न केवल सुंदर दिख रहे थे, बल्कि उनसे हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी। जैसे ही पहले ग्राहक ने रंग खरीदा और अपने चेहरे पर लगाया, वह खुशी से चिल्ला उठा, अरे ये रंग तो ठंडक दे रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। बहन जी, मुझे 10 डिब्बे रंग दे देना और 10 पैकेट गुलाल। उसकी ये बात सुनकर रामलाल के दुकान के पास खड़े ग्राहक कमला के पास आ जाते हैं और कमला के गुलाल को उठाकर देखते हैं। तभी कमला बोलती है, भाई साहब, ये गुलाल रंग मैं घरों में बनाई है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप बच्चों को भी लगा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा तो ये बात है, मुझे भी 10 डिब्बे रंग और 10 पैकेट गुलाल दे दो। इस तरह से करके कमला के सारे रंग बिक गए और कमला की अच्छी कमाई हुई। कमला घर जाकर और ज्यादा रंग गुलाल को बनाया और उस गांव के बाजार में ले आई। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी और गांव के लोग कमला की दुकान पर उमड़ पड़े। हर कोई उसके रंग खरीदना चाहता था। जो लोग पहले रामलाल के रंग खरीद रहे थे, वे भी अब कमला के रंगों की तरफ आकर्षित हो गए। रामलाल, जो यह सब देख रहा था, भीतर ही भीतर तिलमिला उठा। उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया। अबे भोलू, ये क्या तमाशा हो रहा है? ये गरीब औरत के अचानक इतना कैसे रंग बिक रहे हैं? हाँ रामलाल भैया, मैं आपको बताना भूल गया था। जब मैं घर से दुकान के लिए आ रहा था, तब इसके घर के पास एक साधु बाबा इसे कुछ डिब्बे में दे रहे थे और कह रहे थे, इसे रंगों में मिला देना। कहीं वह जादुई रंग तो नहीं था? अच्छा, तो ये बात है। तो अब हमें भी वैसा ही करना होगा। जा, ढूंढ उस साधु को। रामलाल ने अपनी नौकर भोलू को उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए भेज देता है। भोलू दिन भर गांव में साधु बाबा को खोजता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। थक हार कर वह वापस आया। रामलाल भैया, वह बाबा तो जैसे हवा में गायब हो गए, पूरे गांव में कहीं नहीं मिले। तो अब दूसरा तरीका निकालना होगा। अगर हम साधु को नहीं ढूंढ सकते तो हम कमला के रंगों में गड़बड़ी कर सकते हैं। फिर रामलाल रात होने का इंतजार करता है। चुपके से कमला की झोपड़ी में जाने की योजना बनाई। उसका इरादा था कि वह कमला के रंगों में लाल मिर्च का पाउडर मिलावट कर दे, जिससे लोग उसके रंगों को खरीदना बंद कर दें। रात के समय जब तीनों सो रहे थे, तब रामलाल अपने एक साथी हरिया के साथ चोरी चुपके कमला की झोपड़ी के पास पहुंचा। फिर रामलाल ने अपने दोस्त हरिया से कहा, देख हरिया, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा, तू अंदर जा और उसके रंगों में ये लाल मिर्च का पाउडर मिला दे, जिसे गांव वाले लगाते ही चिरमिला उठे। हरिया जैसे ही झोपड़ी में घुसा, अचानक हवा तेज चलने लगी। उसकी आंखों में धूल उड़ने लगी और एक अजीब सी आवाज आई, जो बुरा करेगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। हरिया डरकर बाहर भाग आया। रामलाल भाई, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। कोई अनहोनी हो सकती है। अबे डरपोक, अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं खुद ये करूंगा। फिर रामलाल ने घर के अंदर गया और जैसे ही रंग के डिब्बे को पकड़ा, फिर अचानक जोड़ की हवा चलने लगी। यह तो रंग का डिब्बा पकड़ते के साथ बहुत तेज की हवा चल रही है। अगर मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर मिलाता हूं तो मेरी आंखों में ही लाल मिर्च उड़कर पड़ जाएंगे। एक काम करता हूं, सारा रंग ही चुरा कर ले जाता हूं, फिर मैं इसी रंग को कल बेचूंगा। फिर भी रामलाल ने जैसे तैसे करके उस रंग वाले डिब्बे को अपने दुकान में जाकर रख दिया। अगले दिन सुबह हुई कमला ने देखा कि उसका रंग घर से गायब है। उसने अपने घरों में इधर उधर ढूंढा, पर उसके रंग कहीं नहीं दिखे। वह समझ गई कि किसी ने मेरे रंग को चोरी कर लिया है। वह बिल्कुल अंदर से टूट गई थी। आज होली थी। पूरा गांव रंगों से सराबोर था। हर गली में खुशियों की बौछार थी। बच्चे दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, ढोल नगाड़ों की धुन पर।
लोग नाच रहे थे और सबके चेहरे पर होली की मस्ती झलक रही थी। लेकिन कमला का घर सूना था। कोई रंग नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मस्ती नहीं। राजू और रवि घर के कोने में उदास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कमला एक कोरी थाली के सामने बैठी थी, न कोई मिठाई न कोई पकवान। तभी राजू धीरे से बोलता है, माँ, हम होली नहीं खेलेंगे? कमला ने आंसू पोंछे लेकिन बोल नहीं पाई। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। उधर रामलाल की दुकान पर भीड़ लगी थी। तभी एक व्यक्ति ने रामलाल से कहता है, अरे रामलाल, ये तो वैसा ही चमक रहा है जैसे कल कमला के रंग चमक रहे थे। हाँ भाई, हो सकता है। अब देखता हूँ कि कमला कैसे रंग बेचती है। उसकी होली सूनी हो गई और मेरी दुकान की भीड़ देखो। कमला ने गांव की तरफ निकल पड़ी। वह देखती है कि रामलाल की दुकान पर रंग लेने वालों की भीड़ लगी है। तभी कमला के पास गांव की एक काकी आती है और कहती है, बेटी, रामलाल के पास बिल्कुल तुम्हारी तरह ही रंग है। तुम्हारी रंग की तरह चमक और सुगंधित भी है। पता नहीं रामलाल ने इस बार तुम्हारी तरह रंग कहाँ से ले आया। काकी, कल रात मेरे घर से मेरे रंग चोरी हो गए। इस बार मैंने अपने बच्चों के लिए होली पर कितने सपने सजा कर रखे थे। कमला, कहीं वह रामलाल तुम्हारा रंग तो चोरी करके नहीं ले आया, क्योंकि हर चीज तुम्हारी तरह ही दिख रहा है। काकी, मुझे भी लगता है कि मेरा रंग रामलाल ने ही चुराया है, क्योंकि कल तक रामलाल की दुकान में रंग खरीदने वालों की भीड़ नहीं थी और सुबह होते ही उसके दुकान पर भीड़ हो गई। यह सब आपस में बात कर ही रहे थे। तभी गांव का एक बुजुर्ग आकर कमला से कहता है, अरे कमला, आज तुमने अपनी ठेला नहीं लगाई? देख, रामलाल ने बिल्कुल तुम्हारे तरह ही चमकदार खुशबू वाले रंग और गुलाल लेकर आया है। तभी कमला सोचती है, अब तो पक्का हो गया कि मेरा रंग रामलाल ने ही चुराया है। मुझे इसकी शिकायत गांव के मुखिया से करनी होगी, तभी मुझे न्याय मिलेगा। तभी कमला गांव के मुखिया के पास जाती है और मुखिया को सारी बात बताती है। तभी मुखिया रामलाल को बुलाता है और रामलाल आते के साथ ही वह समझ जाता है कि कमला ने मुझ पर शक करने लगी है। फिर घबराहट में वह बोलता है, मुखिया जी, मैं कमला का कोई भी रंग नहीं चोरी किया है। अरे रामलाल, तुमसे किसने कहा कि कमला का रंग तुमने चोरी किया है? मैंने तो तुमसे कुछ ऐसा कहा ही नहीं। इसका मतलब तुम ही कमला का रंग चोरी किए हो। रामलाल ने अपनी चोरी कबूल करने पर आनाकानी करने लगी। तभी मुखिया ने कमला से कहा, कमला, तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो मुझे बताओ। हाँ मुखिया जी, मेरे पास सबूत है। सब लोग चौंक गए। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने अपने बनाए रंगों में एक खास पहचान छुपाई थी। मैंने हल्दी के पानी में कुछ खास पत्तियां मिलाई थी, जिससे रंगों में हल्की खुशबू आ गई थी। अगर रामलाल के पास वही रंग होंगे तो उनमें से वही खुशबू आएगी। रामलाल, जो भी रंग तुम्हारे पास हैं, उन्हें हमारे सामने लाओ। रामलाल अब घबरा गया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने घर से रंगों की पोटली लाकर सामने रख दी। मुखिया जी ने एक बूंद पानी उसमें मिलाया और हाथों से उसे सूंघा। फिर उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से भी सूंघने को कहा। बुजुर्ग ने तुरंत कहा, हाँ, यह तो हल्दी और उन खास पत्तों की महक है जो कमला ही इस्तेमाल करती थी। रामलाल, तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला। तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब दोबारा चोरी का काम नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि आज तुम्हारी जितनी भी कमाई हुई है सब लाकर कमला को दो, क्योंकि कमला की तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। रामलाल की आज की कमाई हुई पैसे सब कमला को लाकर देता है और कमला पैसे लेकर बाजार से मिठाई राजू और रवि के लिए, होली के कपड़े, रंग और पिचकारी लेकर जाती है। फिर वह सब खुशी खुशी होली मनाते हैं